तो अभी देखो क्या है कि एसपी सब्जेक्ट ये कंप्लीट थियरी है, और आप लोग जो है थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान रखेंगे। सेंटेंस कैसे बनाना है वो जो है बहुत ही अहम चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि हमारे बच्चे जो है उर्दू मीडियम वाले जो है सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके लिए क्या करना है, जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, जो पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, इसका अपना सेल्फ नोट तैयार करो। ये देखा गया है कि जो बच्चे सेल्फ नोट से एग्ज़ाम में लिखते हैं वो अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो है नोट्स जो तैयार कर लेते हैं तो वही जो है साल भर आप लोग रिपीटेड पढ़ते हैं तो वो ध्यान में, माइंड में बैठा रहता है। इसलिए जो है सेल्फ नोट वाले बच्चे जो है ज़्यादा एग्ज़ाम में स्कोर करते हैं। इसलिए जो है अपना सेल्फ नोट तैयार करने की कोशिश करो। टाइम तुम्हारे पास बहुत है अभी। हाँ, क्या है, क्या होता है कि कोई स्टूडेंट, कोई फ्रेंड आपका बोल देता है रिलायबल में बहुत अच्छा नोट लिखा हुआ है ये टॉपिक, तो आप लोग वहाँ भागेंगे। फिर कोई दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि नवनीत में अच्छा है, तो इससे जो है क्या होता है कि जो है पूरे साल जो है तुम लोग टेस्ट पूरे साल जो है टेक्स्ट बुक चेंज करते रहोगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा वीक हो जाता है। बच्चों खासकर जो है ये ध्यान रखो कि आप जो है अपने सेल्फ नोट से ही पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी टॉपिक। हाँ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, चैप्टर नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो बेटा, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय फाइनेंस? फाइनेंस का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है जैसे कि मनी। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखो पूरा पोर्शन दिया हुआ है, मीनिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, कैपिटल रिक्वायरमेंट में 2 है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर है, फिर उसका डेफिनेशन, कंपोनेंट है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आज हम जो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस करेंगे। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस करेंगे हम लोग आज। तो इसको ध्यान से देखो, और इसका जो है बाद में हम जो है आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे, वो जो है आप वहाँ से कॉपी कर लेना या अपना सेल्फ नोट तैयार कर लेना। ठीक है? तो देखो फर्स्ट है मीनिंग। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन में फाइनेंस का मतलब क्या होता है? देखो स्क्रीन पर आया होगा आप लोगों के। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड विथ मनी एंड मनी मैनेजमेंट। वैसे सिंपल में बोलेंगे फाइनेंस का मतलब मनी है, फंड है, लेकिन फाइनेंस का मतलब आता है मनी एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, मनी मैनेजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस। इट इज रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। पैसा कितना आ रहा है, कितना ऑर्गेनाइजेशन से जाना है, उसको हम बोले इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस बोलेंगे। ठीक है? सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी विच इट इज एबल टू जनरेट एंड यूज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है एफिशिएंसी इस पे बताता है कि कितना हमने फंड कैसे जनरेट करना है और कैसे उसको इस्तेमाल करना है। ये इसके लिए जो है कंपनी क्या करती है, बहुत सारे फाइनेंस मैनेजर जो है अपॉइंट करती है, पेड वर्कर को अपॉइंट करती है, ताकि जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं जो उसमें उनको अच्छा सजेशन दे सके। जैसे देखो नीचे लिखा हुआ है, हेनरी फोर्ड राइटी से मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। समझ में आया? हेनरी फोर्ड राइटी से मनी इज एन आर्म और लेग, ये हाथ और पैर है, लेकिन इसको यूज करो या लूज इट। This statement clearly bring out the significance of finance for the success of business। और जो है ये स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग बता रहा है कि फाइनेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, और फाइनेंस की वजह से ही लोग बिजनेस जो है सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड है, कैसे इस्तेमाल करेंगे जो मैक्सिमम रिटर्न दे सके। Therefore फाइनेंस इज इक्वल टू मनी प्लस मनी मैनेज। चलो ठीक है, देखो टर्म फाइनेंस का मतलब समझ में आ गया ना? फाइनेंस इज रिलेटेड विथ मनी एंड मनी मैनेजमेंट। देयरफॉर देखो नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, फाइनेंस इज इक्वल टू मनी प्लस मनी मैनेजमेंट। इस तरह से फार्मूला रिप्लेस करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट समझ में आ गया, फाइनेंस इज इक्वल टू मनी एंड इट्स मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट।
नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसका मीनिंग क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग देखो लिखा हुआ है स्क्रीन पर जा रहा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। फाइनेंस जो है कहाँ कहाँ से फंड रेज करेगा और कैसे इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंस बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद the raising and using of finance by a corporation, with financing the activities of the corporation, capital structuring and making investment decision। तो ये हो गया मीनिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्या हुआ? मीनिंग हुआ। तो मीनिंग मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस कैसे रेज करेंगे और कैसे इसको यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। Henry Hoagland expressed the view that corporate finance deals primarily with acquisition of funds and use of funds by the business corporation। हेनरी होगलैंड क्या बता रहे हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ से हम अक्वायर करेंगे फंड को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो जो है होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके लिए जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट जो है कॉर्पोरेशन जो है फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट करता है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट, पहले वो क्या इंश्योर करेगा कि फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस, अपने कॉर्पोरेशन के पास जो है एडिक्वेट फाइनेंस है या नहीं है वो चेक करेगा। दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, और वो फंड को इस्तेमाल करेगा, राइट सोर्स से फंड लेगा जिसका कॉस्ट जो है, जिसका कॉस्ट उसको मिनिमम कम पे करना पड़े, जैसे इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। द फर्म यूटिलाइज एंड रेज फंड इफेक्टिवली, और फर्म जो है फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, जो फाइनेंस हमने रेज किया है उसका जो है इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सके, ताकि जो है वो जो है प्रॉफिट अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़े। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, और ताकि जो है ये फंड को इस तरह से इस्तेमाल करे कि जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न प्रॉफिट दे सके। आगे देखते हैं। अब जो है हम जाएंगे, देयर आर टू विंग्स, देयर आर द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब किन किन सोर्सेस से हम फाइनेंस रेज करेंगे, कहाँ कहाँ से हमको फंड मिल सकता है। द फर्म कैन चूज, द फर्म हैज मल्टीपल चॉइस, फर्म के पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइस होते हैं, जैसे रेज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी जो है मैक्सिमम सोर्स जो है कहाँ से इस्तेमाल यूज करती है, इक्विटी शेयर इशू करके, या तो डेप्ट कैपिटल के जरिए लोन लेकर के। द फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर एक्सेट्रा टू रेज फंड्स। ये सब सोर्सेस है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो है टू मेन बेसिस है। नंबर वन है फाइनेंसिंग डिसीजन और सेकेंड क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब समझो हमने फर्म्स डिफरेंट सोर्सेस से जो रिक्वायर्ड अपने पास जो है फंड है रेज करना है, वो हमने रेज कर लिया। अब उसको इन्वेस्ट कैसे करना है। वंस द फर्म हैज जॉइंट एक्सेस टू कैपिटल, जब जैसे ही हमने जो हमको जरूरत है फंड वो हमने रेज कर लिया है, द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ इट्स फंड्स इन सिस्टमेटिक मैनर। वो सिस्टमेटिक मैनर से अगर यूज नहीं करेगा तो फर्म लॉस में भी जा सकता है। तो इसलिए फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट किया जाता है ताकि जो है अपने फंड को सिस्टमेटिक मैनर से यूज करा सके। दैट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, इट बॉस, एम्प्लॉयर के लिए जो है वो, ताकि जो है मैक्सिमम रिटर्न दे सके। ठीक है। उसके बाद देखो, देयरफॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इक्वल टू फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आया, कहाँ कहाँ से हम फंड रेज कर सकते हैं और उसको इफेक्टिवली इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है ओनर के लिए जो है मैक्सिमम रिटर्न दे सके। मैक्सिमम रिटर्न अगर नहीं दे सके, कम से कम जो है ये जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ सके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है कि जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, जितना हमने
उतना तो कम से कम अपने को रिटर्न आ सके, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखो अब आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग, डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। 2 मार्क्स के आते हैं, आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, जिसमें एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द कॉर्पोरेट फाइनेंस, या कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद आता है ये इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आएगा ही आएगा, ये 100% लिख के रखो। इसके पॉइंट्स जो है 10 पॉइंट है, 10 में से कम 7 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 से 7 पॉइंट जो है एक्सप्लेन करना होगा। तो आप नोट उतना ही तैयार करेंगे जितना जो है आप एग्जाम में जो है रिक्वायर्ड मार्क के हिसाब से एक्सपांड कर सको। तो नोट उतना ही तैयार करना और उतना ही साल भर अपना रिपीट करना। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस आ रहा है। अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आता है कितने मार्क्स के लिए, कम से कम 4 मार्क्स के लिए आएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ नहीं है ये टॉपिक में। इसमें जो है 4 मार्क्स और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के रहेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी डिस्कस एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस। हम जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं ना। अब फाइनेंस हमारे लिए कितना ज़रूरी है, फाइनेंस कहाँ कहाँ हमको जो है फायदा दे सकता है। देखो फाइनेंस पहले क्या होता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी बिजनेस वर्ल्ड, कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन, अगर डिसीजन लेना है उसको कि हमको किस तरह का बिजनेस करना है, कैसे जाना है, किस तरह का बिजनेस करेंगे, तो उस डिसीजन लेने के लिए अपने को क्या है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, द मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। हमारे पास फंड अवेलेबल हो गया, अब हम उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमको बिजनेस को कितना बढ़ाना और घटाना है। फंड के हिसाब से हम अपने बिजनेस को कितना आगे ले जा सकते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। बगैर फाइनेंस के हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसलिए फाइनेंस मैनेजर पहले रिक्वायर्ड फाइनेंस जो है कहाँ कहाँ से रेज करेंगे वो रेज करता है, उसके बाद जो है उसके मुताबिक जो है डिसीजन लेता है। ठीक है, उसके बाद है देखो दूसरा पॉइंट है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है वेंचर। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए कितना जो है कैपिटल रेज करना है वो जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें कौन मदद करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस मदद करता है, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट। whenever a business firm wants to start new venture, new project, new business, it needs to raise capital। जब हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल चाहिए ना, फंड चाहिए। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स, शेयर के जरिए रेज कर सकता है, डिबेंचर के जरिए कर सकता है, बॉन्ड और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक, या बैंक से लोन लेकर के कर सकता है, बॉन्ड भी इससे यूज कर सकता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट। 2 पॉइंट हमने एक्सप्लेन, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, सेकेंड पॉइंट है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर ए प्रोजेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में कितना जो है वैल्यू रखता है कस्टमर के लिए, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलप, अपने जो भी प्रोडक्ट में क्या अपने को चेंजेस करना है, क्या उसमें नया थिंग्स डालना है, क्या नए टेक्निक का इस्तेमाल करना है, वो सब जो है कोई है ये कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस जो है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये R&D जो है ये बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट है कंपनी के लिए। इस पर अगर वो नहीं करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, आउटडेटेड हो जाएगा, दूसरा कंपटीटर मार्केट में आ जाएगा और वो जो है मार्केट कैप्चर कर लेगा। उसके लिए जो है कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर करती हैं टाइम टू टाइमली, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और लेंदी प्रोसेस है। ये टाइमली जो है बार बार करना पड़ता है, और इस पर जो है इसके लिए क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा। तो फाइनेंस का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट
बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपने बिजनेस को ग्रो करना है या बिजनेस को एक्सपांड करना है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगा ना। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम किस बिजनेस को कहाँ तक ग्रो करना है, कहाँ तक एक्सपांड करना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसलिए डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है हमको डिटेल टेक्निकल वर्क करना पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंदी प्रोसेस, ये जो है बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। थ्रू आउट द रिसर्च वर्क, जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी कंपनी कॉर्पोरेशन को अवेलेबल कराना पड़ता है। दिस वुड एक्वायर कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको आप लास्ट सेंटेंस नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म को जो है रन करने के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए भी फर्म की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को सैलरी देना है, हाँ, टाइमली जो है लोन का इंटरेस्ट देना है, टाइमली जो है रॉ मटेरियल परचेज करना है, ये सब के लिए क्या स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस के लिए जो है फंड की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, ए स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड, इसकी जरूरत पड़, सो दैट salaries of employee are paid in time, loans are cleared on time, लोन टाइम पर देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल इज परचेज्ड वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन ऑफ existing product is carried out smoothly and new product can be launched effectively। तो ये सब के लिए जो है बिजनेस को सही तरीके से स्मूथ तरीके से चलाने के लिए भी फंड का बहुत बड़ा, फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। तो यहाँ तीसरा पॉइंट हुआ हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है आ रहा है हेल्प्स इन ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। फर्म में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, ब्रिंग्स इन कोऑर्डिनेशन, दोनों ये सब जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंस के ऊपर है। तो ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, फाइनेंस क्या है, हर एक डिपार्टमेंट को के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए प्रोडक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर एडिक्वेट फंड नहीं दिया तो क्या होगा, प्रोडक्शन विल सफर, प्रोडक्शन सफर करेगा। उसी तरह से देखिए एंड मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट के लिए डेली रन करने के लिए जो है, स्मूथ रनिंग के लिए जो है एडिक्वेट फंड की जरूरत पड़ती है। ड्यू टू दिस सेल्स विल आल्सो सफर, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स भी अफेक्ट होगा, आल्सो सफर, सेल्स विल आल्सो सफर। consequently income of the concern as well as rate of the profit will also affect। देखो सिर्फ फाइनेंस ना, एडिक्वेट फाइनेंस ना देने की वजह से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सेल्स कम होगा, सेल्स कम होगा तो इनकम ऑफ द कंसर्न जो है वो भी कम होगा, इनकम कम होगा, प्रॉफिट विल अफेक्ट। thus efficiency of every department depends upon the effective financial management। फाइनेंस का इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, इसलिए फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट किया जाता है ना, ताकि जो है अपना जो भी फंड अवेलेबल है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके टू गेट मैक्सिमम रिटर्न। तो फिफ्थ पॉइंट हुआ ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमोट्स एक्सपांशन। अगर हम बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, करना है तो हमको क्या चाहिए, फंड की जरूरत है। अगर हमको डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन, अपने बिजनेस को समझो ये जो हम बिजनेस कर रहे हैं ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये कंटिन्यूअस लॉस में जाना है, अपने बिजनेस को डाइवर्ट करना है दूसरे बिजनेस पे। अगर हमको डाइवर्ट करना है तब भी फंड की जरूरत पड़ेगी।
तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प्स फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमको बिजनेस को एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, बिजनेस लाइन चेंज करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। इसलिए फाइनेंस का जो है बहुत बड़ा रोल है। तो प्रमोट हेडिंग क्या है? प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमको बिजनेस एक्सपांड करना है या डाइवर्सिफाई करना है तो हमको क्या चाहिए? मॉडर्न मशीन चाहिए, मॉडर्न टेक्निक का मशीन चाहिए, मॉडर्न टेक्निक चाहिए। तो उसके लिए क्या लगेगा? फाइनेंस लगेगा। तो मॉडर्न टेक्निक मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करता है पैसे को, या पैसा मुहैया कराता है कि हम मॉडर्न मशीन और टेक्नोलॉजी परचेज कर सकें। देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनी। तो किसी भी कॉमन कॉर्पोरेट के लिए जो है बिजनेस या एक्सपांड करने के लिए फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, 6 हो गया। 7 पॉइंट है मैनेजिंग द रिस्क। फाइनेंस आल्सो हेल्प मैनेजिंग द रिस्क। रिस्क कितने तरह का होता है? जैसे अभी सडन जो है हमारा सेल्स डाउन हो गया, सेल्स डाउन हो गया तो हमारा सब बहुत सारा लॉस होगा। और लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक आ गया और मशीन वगैरह कंपनी कॉर्पोरेट सब डैमेज हो सकता है। लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, और वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया। ये सब जो है रिस्क है कंपनी के ऊपर। तो ये रिस्क को मैनेज करता है कौन? मैनेज करता है बिजनेस कॉर्पोरेट फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस जो है इसको। तो मैनेजिंग द रिस्क, किसी भी तरह का रिस्क है वो कैसे मैनेज हो सकता है? ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस। तो कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस रहेगा तभी वो मैनेज कर पाएगा। A company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamities, loss due to strike, etc. Company needs finance aid to manage such risk. ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो है मैनेजिंग द रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेस ओल्ड एसेट। अब समझो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा है, अब उसके लिए जो है जो हमारा एसेट है, जो मशीन है, वो आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड हो गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस फंड चाहिए अपने को। तो फंड जो है अपने को कहाँ कंपनी जो है मुहैया कराती है। तो इट आल्सो हेल्प, कॉर्पोरेट फाइनेंस आल्सो हेल्प इन रिप्लेस ओल्ड असेट्स, पुराने असेट्स को रिप्लेस करना। इसमें देखो लिखा हुआ है द असेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर्स। सालों से काम कर रही है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अब आउटडेटेड हो गया, अब उसकी जगह कुछ नया, नई टेक्निक, नई मशीनरी आ गई है तो उसको लेना पड़ेगा ओल्ड असेट। दे हैव टू रिप्लेस बाय न्यू असेट्स। तो न्यू असेट में रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू असेट्स। देखो एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, एकदम सिंपल है। सेंटेंसेस आप कम कर दो लेकिन हेडिंग उतना ही एक्सप्लेन करो। द असेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर्स, दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू असेट्स। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू असेट्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं। तो ओल्ड असेट को रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है। नेक्स्ट जो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब जो है कंपनी ने फाइनेंस रेज तो किया है, फंड रेज किया है डिफरेंट सोर्सेज से। अगर उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट नहीं देंगे, बैंक से समझो लोन लिया है, उसको अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। तो इसलिए जो है टाइमली जो है डिविडेंड और पेमेंट जो है देना पड़ता है। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर जो पैसा, जो पब्लिक जो है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, क्यों इन्वेस्ट करती है? कि कंपनी अच्छा अगर परफॉर्म करेगी तो हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो हिस्सा क्या होता है? वही डिविडेंड होता है। और जो कंपनी ने लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट देती है, उस पर जो प्रॉफिट का हिस्सा इंटरेस्ट के तौर पर देती है, तो उसको बोलते हैं ये भी टाइमली पेमेंट होना चाहिए। ये टाइमली कभी पेमेंट होगा जब हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंस रहेगा। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, बैंक्स एक्सेट्रा। तो एकदम छोटा पॉइंट है, इसलिए जो है इस पर
इतना ही कॉपी कर लेना। फिर है उसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। आजकल देखो जीएसटी लगा हुआ है, तरह तरह का टैक्स है, ये सब भी टाइमली भरना पड़ता है। ये अगर नहीं भरेंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सब पेमेंट के लिए भी अपने पास फाइनेंस, एडिक्वेट फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी एंड फीस टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑन वेरियस ओकेजन। टाइमली जो है रजिस्ट्रार फीस चार्ज करता है। फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दीज टैक्सेस एंड फीस। ये सब के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो हमने ये 10 पॉइंट एक्सप्लेन किया है। 10 में से मिनिमम बेटा तुम लोग जो है कम से कम 7 पॉइंट जो है आपको एग्जाम में लिखना है, 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स का ही आएगा। ये टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जो है इसमें हमने 10 का 10 पॉइंट 10 पॉइंट एक्सप्लेन किया। लेकिन इसमें जो है आप जो है उसको जो है कम से कम 7 पॉइंट जो है नोट बनाओ, और वही जो है नोट जो है पूरे साल जो है रिपीट करो। ठीक है। अब जो है आप इसमें जो है देखो 2 मार्क्स के लिए जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग आ सकता है। 2 मार्क्स के लिए डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में आएगा। 2 मार्क्स के लिए एनी 3, उसको याद रखो। और फिर उसके बाद जो है ये व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम पॉइंट पहले रट डालो। पॉइंट पे देखो सब हमने कितना दिया है, 10 पॉइंट दिए हमने। हाँ, तो 10 पॉइंट जो है एक नोट अपना सेल्फ नोट तैयार करेंगे। ठीक है सर। हाँ बोलिए बेटा, कौन है? वो कोऑर्डिनेशन का मतलब? कोऑर्डिनेशन मतलब? कोऑर्डिनेशन मतलब अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, तालमेल। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सबका जो है आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अगर फाइनेंस जो है परचेज डिपार्टमेंट को पैसा मुहैया नहीं कराएगा, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से नहीं रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। देखो फर्स्ट है, पहले पॉइंट याद करने का तरीका क्या है, और सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोग अपना इंप्रूव करो। सबसे पहले जो है पॉइंट लर्न कर लो। है पॉइंट लर्न करेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट का जो है एक एक 2 सेंटेंस याद करो, ज्यादा नहीं, ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो बेटा। मैनेजिंग रिस्क मतलब? मैनेजिंग रिस्क, जो भी रिस्क है उसको कैसे हम रिकवर करेंगे। मैनेजिंग रिस्क, मैनेज कैसे कर सकते हैं? कंपनियां जो है अपना इंश्योरेंस कराती है ना। इंश्योरेंस क्यों कराती है? अपना रिस्क जो है, कभी समझो अर्थक्वेक आ गया तो उसका पैसा रिकवर होता है इंश्योरेंस कंपनियों से। तो अपना जो रिस्क है उसको रिकवर करना, कैसे मैनेज करना है। रिस्क में क्या क्या आता है? अर्थक्वेक है, लॉकडाउन है, स्ट्राइक हो गया, हाँ ये सब जो है। हाँ, और डिसीजन मार्केट डिसीजन मेकिंग है, मार्किंग नहीं है, डिसीजन मेकिंग। कोई अगर हमको फैसला लेना है, अगर हमको बिजनेस स्टार्ट करना, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए फंड। डिसीजन मतलब फैसला लेना, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, किस तरह का बिजनेस हम हाँ। डिबेंचर्स मतलब? डिबेंचर होता है। डिबेंचर जैसे देखो कंपनी को फंड रेज कहाँ से होता है? शेयर से होता है। कंपनी को फंड जो है कहाँ से रेज होता है? शेयर के जरिए होता है। और अगर शेयर के जरिए पूरा नहीं हुआ और बिजनेस को एक्सपांड करना है तो कहाँ से लेगा? बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर जो है लोन कैपिटल है, और इक्विटी शेयर जो है ओन कैपिटल है। ओन मतलब खुद का फंड। डिबेंचर मतलब ये डिबेंचर का मतलब होता है एक तरह का कंपनी जो है फंड रेज करती है पब्लिक से बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है कि हमने तुमसे इतना पैसा लिया है। और बॉन्ड मतलब? बॉन्ड एक होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है बॉन्ड। जैसे कोई कंपनी जो है फंड की जरूरत है तो बहुत सारी, देखो बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड होता है। कंपनी जो है बॉन्ड इशू करती है 25 साल 30 साल के लिए। समझो कोई आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं 5,000 जैसे 20 साल के लिए, तो आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा 20 साल के बाद। तो लोग जो है इस लालच में इन्वेस्ट करते हैं ना, बॉन्ड खरीदते हैं कंपनियों का, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। हाँ फिर देखो आगे जो है कल मंडे तो नहीं होगा, मंडे जो है इकोनॉमिक्स और बीके होगा। नेक्स्ट जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें दोनों हम कवर करेंगे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों कवर करेंगे।